So good morning students. We'll start with chapter number 2 जो हमने बीच में थोड़ा हुआ था थ्योरी का चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें से मेजोरिटी जो टॉपिक्स है ना आपने या 11th में किए हुए हैं या आपने कहीं ना कहीं 12th में टच कर लिए हैं। बहुत पॉइंट थोड़े से हैं जो आपने अ, नहीं किए हुए हैं, इसलिए चैप्टर को बाद में रखा था कि चलो करवाना आपके लिए एग्जाम के न्यूमेरिकल्स के बाद इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसे हम चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कह लें या इसको हम फाइनेंशियल एनालिसिस कह लें, एक ही बात। इट इज नोन एज फाइनेंशियल एनालिसिस आल्सो मींस एनालाइजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालाइजिंग द पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से डाटा लेके बिजनेस के पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो चेक करना, बिकॉज एनालिसिस है ही। एनालिसिस क्या है? ये बिजनेस की स्ट्रेंथ्स, पॉजिटिव और उसके नेगेटिव, उनकी वीकनेसेस वो चेक करना। एंड व्हेन दिस इज एनालिसिस, व्हेन वी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या फाइनेंशियल एनालिसिस, इट मींस डूइंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मींस एक्सट्रैक्टिंग द डाटा फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन एनालाइजिंग what are the positive points of the business and what are the negative points of the business। ठीक, इसके लिए ये इसका मीनिंग हो गया। और पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना एंड देन आल्सो ऑफ कोर्स एनालिसिस इज यूजलेस विदाउट इंटरप्रिटेशन, है ना। कि अगर वो सपोज कोई वीकनेस आई हुई है हमारे बिजनेस में, प्रॉफिट हमारी कम हो गई है, सेल हमारी कम हो गई है, उसकी इंटरप्रिटेशन करना कि ये क्यों कम हुई है, रीजन क्या था उसका, एंड देन टेकिंग सच स्टेप्स सो दैट कि वो जो आपके वीकनेसेस थी वो रिमूव हो जाए, वो आगे वीकनेसेस ना आए। हमारी सेल कम होगी, हमें ये देखना सेल कम क्यों हुई, तो जिस रीजन से सेल कम हुई, सपोज हमने एडवर्टीजमेंट कम करी थी मान लीजिए, या हमारा सेल्स स्टाफ ट्रेंड नहीं था, तो हमने वो स्टेप लेना सो दैट कि अगली बारी वो वीकनेस ना हो, हमारी सेल जो है वो बढ़ जाए। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देन है आपका पेज नंबर 2.2 निकालिए, उस पे है दिया वो आपको टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये चैप्टर भी हम कर चुके हैं। एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, एक है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, देन है रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज, देन है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा मैंने आपको दो लिखवाए थे जो आपके सिलेबस में नहीं है बट आर यूज्ड एज टूल्स टू डू द फाइनेंशियल एनालिसिस। एनीबॉडी कैन टेल मी क्या थे? इन चार के अलावा दो और थे आपके सिलेबस में, न्यूमेरिकल्स नहीं है बट समवेयर इट कैन बी टच्ड। सानिया? Fund flow statement and trend analysis. फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट और एक ट्रेंड एनालिसिस, दो जो है ये आपके और है मेथड्स और टूल्स टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, दो ये प्रैक्टिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, चार ही है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। देन इज पेज नंबर 2.3 पे इसका मीनिंग सबका हो जाएगा ना, कैश फ्लो का, रेशियोज का, कंपैरेटिव, कॉमन साइज का, हमने ये चैप्टर्स में कर लिया है। 2.3 पेज पे है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें पहले दो हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेदर दे आर कंडक्टेड फ्रॉम बाय whom द एनालिसिस इज कंडक्टेड, उसके बेसिस पे। एक है एक्सटर्नल एनालिसिस, एक है इंटरनल एनालिसिस। नेम से क्लियर हो रहा है, द एनालिसिस व्हिच इज डन बाय द पर्सन हु आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस। एक्सटर्नल कौन होते हैं? दोस्त हु डोंट हैव द डायरेक्ट एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, they are the external parties, investors, potential investors, employees, ये सारे external। internal, those parties who have direct access over the books of the accounts, to the books of the accounts management, है ना, owners, वो उनका डायरेक्ट एक्सेस है। if the analysis, if the positive negatives are checked by the internal people, that is internal analysis, and if it is done by the external people, say competitors, say creditors, say customers, say investors, bankers, this type of analysis is known as external analysis। Done? Then is इसी की, इसमें दो टाइप्स और हैं आगे। वन इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, अदर इज वर्टिकल। सेम पेज पे हो, 2.3 पेज पे हो सभी जने? समझ आ रही है बात जितना मैंने बताया अभी तक? उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सेकंड है आपका इसका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज दैट एनालिसिस जिसमें हम किसी फर्म के डाटा को वी एनालाइज फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, मोर देन 1 year यू कैन से। वी एनालाइज द डाटा ऑफ मोर देन 1 year, फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कैसे किया था हमने उसको? हमने प्रीवियस ईयर लिया, हमने करंट ईयर लिया, उनका आपस में डिफरेंस देख के हमने परसेंटेज चेंज किया। द डाटा हैज बीन एनालाइज्ड फॉर मोर देन 1 year, डाटा हमने 2 साल का लिया था, दैट इज
horizontal analysis, also known as dynamic analysis, also known as time series analysis. टाइम सीरीज एनालिसिस, एक हमने ट्रेंड एनालिसिस वर्ड यूज किया जो आपके सिलेबस में नहीं है, ट्रेंड एनालिसिस, ये भी हॉरिजॉन्टल का ही पार्ट है। ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, जैसे हम सेल ले रहे हैं सपोज, क्योंकि हमने बाद में एक प्रोजेक्ट बनाना है उसमें ही काम आ सकता है आपके, हम सेल ले रहे हैं सपोज दिस इज year 2018, then 19, then 20 and then 21, सेल की आपकी सपोज 10 लाख की, 12 लाख की, 15 लाख की या 20 लाख की, ऐसे ही अदर एक्सपेंसेस इनकम का ये, दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड क्या है, इसमें हम बेस ईयर एक ले लेते हैं, इसके बेस ईयर के अकॉर्डिंगली हम जो है उसका ट्रेंड फाइंड करते हैं कि ट्रेंड अपवर्ड है डाउनवर्ड है। यू कैन सी इन सेल द ट्रेंड इज अपवर्ड, 10 लाख से 12 हुई, 12 से 15 हुई, 15 से 20 होगी, आगे से 25, 30, 35 हो रही होगी, बट ट्रेंड के हिसाब से ज्यादा हो रही है, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यू कैन से ट्रेंड एनालिसिस। सॉर्ट ऑफ कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में हम दो लेते हैं, इसमें हम दो से भी ज्यादा ले लेते हैं, ट्रेंड देखने के लिए हम 4-5 साल का डाटा जो है लेते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। लिखा हुआ है पीछे वर्ड टाइम सीरीज एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट इसके पार्ट है, जिसमें मैंने पहले बताया। और सेकंड है वर्टिकल एनालिसिस। Vertical analysis means the analysis in which the business data is reviewed or analyzed for 1 year. एक ही साल का डाटा एनालाइज किया जाता है। अकाउंटिंग रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज जो है हम इसकी एग्जांपल है। अकाउंटिंग रेशियोज में हम बिजनेस की रेशियोज निकालते हैं, उसको बाद में हम जो है वो या बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं या किसी और से कंपेयर कर लेते हैं, है ना। जैसे सब लोग हम एग्जाम्पल भी ले रहे थे 2020 में सैमसंग ने और एलजी ने कितनी कितनी सेल करी, 1 ईयर का डाटा एनालाइज कर रहे हैं, या सैमसंग अपना कर रहा है, सैमसंग अपना कर रहा है, एलजी अपना कर रहा है, ये आपस में कंपेयर कर रहे हैं, डाटा इज फॉर 1 ईयर ओनली, ठीक है भाई। दिस इज अ काइंड ऑफ वर्टिकल एनालिसिस व्हिच इज आल्सो नोन एज स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस, स्टैटिक मींस जो फ्लेक्सिबल ना हो, ऊपर डायनामिक था, डायनामिक जो फ्लेक्सिबल है, स्टैटिक मीन जो फ्लेक्सिबल ना हो, जो रिजिड हो, या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बिकॉज डाटा एक साल का है, एंड इट इज आल्सो नोन एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल, डायनामिक, टाइम सीरीज, तीनों नाम दिए हुए हैं आपकी बुक में। और दूसरे वाला जो है वर्टिकल, स्टैटिक और क्रॉस सेक्शनल, उसकी एग्जांपल टाइम सीरीज वाले की कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, और क्रॉस सेक्शनल की ये रेशियो अकाउंटिंग रेशियो वो है, ठीक है जी। इसका डिफरेंस भी है आपका 2.3 पेज नंबर पे, हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का, ये भी आप इन्हीं बेसिस पे ये भी आप पढ़ लें। देन है आपका 2.4 पेज नंबर पे इंटरफॉर्म कंपैरिजन एंड इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। ये भी आपको पता है, ये भी हमने 11th में स्टार्टिंग में कहीं किया था, बाद में भी कई बार ये आया। इंटरफॉर्म कंपैरिजन मीन द कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट फॉर्म्स। इंटरफॉर्म, इंट्राफॉर्म मीन्स द कंपैरिजन ऑफ वन फॉर्म ओनली विद इटसेल्फ, और एक ही फॉर्म के डिफरेंट सेक्शन सेगमेंट्स उसका आपस में कंपैरिजन कर लेना, दैट इज इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, कंपैरिजन विद इन द फॉर्म। इंटरफॉर्म मींस कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे ये है, दिस इज इंटरफॉर्म कंपैरिजन, सैमसंग और एलजी का जो है। अगर सैमसंग अपने आप को अपने आप से कंपेयर करे, या सैमसंग अपने अलग अलग सेगमेंट्स को कंपेयर करे, रेफ्रिजरेटर में ये चल रहा है जी, ये माइक्रोवेव में ये है, प्रॉफिट हुआ है हमारा, मोबाइल में ये हो रहा है, वॉशिंग मशीन में ये हो रहा है, दैट इज अगेन इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, बिकॉज दूसरी फॉर्म नहीं है, एक ही फॉर्म अपने आप को कंपैरिजन जो है वो अपने साथ कर। डन, ये हमने 11th में बड़े अच्छे स्टार्टिंग में भी किया था और बाद में होता रहा ये पॉइंट। देन है आपका प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसी पेज पे है, 2.4 पे ही नीचे है, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कैसे करते, कैसे है इसको, अब पॉइंट देखिए। पहला है रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डाटा इसमें से लेना है, इसका मतलब ये है डाटा लेना। सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए और एक आर एफ, rearrangement, data collect करनी है उसको। Suppose we want to calculate the return on investment, but we need net profit before interest and tax, and we need capital employed, then we multiply it by 100। नेट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, ये आपको मिल जाएगी बैलेंस शीट में से, आप फाइनल आप उसका जो है वो आंसर निकाल लोगे।
यहाँ ग्रोस प्रॉफिट में दोनों आपको मिल जाएंगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में से, करंट रेशियो में, क्विक रेशियो में, दोनों आपको मिल जाएंगी बैलेंस शीट में से। मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से जो डाटा हमें चाहिए उसको हमने रीअरेंज कर लेना है। देन सेकंड पॉइंट है आपका कंपैरिजन। फिर हमने कंपैरिजन करना है, वेदर दैट इज इंटरफर्म कंपैरिजन और इट इज इंट्राफर्म कंपैरिजन। फिर कंपैरिजन करना है, देन एनालिसिस, एनालिसिस करना है कि वेयर डू वी स्टैंड, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ आवर बिजनेस, व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ आवर बिजनेस, एंड लास्ट में है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब टेकिंग सच मेजर्स सो दैट ये जो डेफिशिएंसीज हैं वो दोबारा ना हो, वो हम रिमूव करें। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, है ना? क्लियर है पॉइंट केवल पहले रीअरेंजमेंट कर लेनी, जितनी हमें इनपुट चाहिए वो ले लेनी, देन उसके बाद कंपैरिजन करना। ये हमने डाटा निकाल लिया, यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के बाद सपोज हमारी जो आरओआई है, रेशियो जो है वो आ रही है 15%, किसी बिजनेस की आ रही है 16%, किसी और की। हमने कंपेयर करना है कि हमारी कम क्यों है, उसकी ज्यादा क्यों है। कंपैरिजन किया, कंपैरिजन के बाद एनालिसिस करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। कंपैरिजन में तो हम देख लें कि हमारी कम है, एनालिसिस करना कि हमारी कम क्यों है, क्या कम होने की कारण क्या हो सकती है। या तो कैपिटल इंप्लॉयड ज्यादा लगा दी हुई है, या नेट प्रॉफिट कम है, यही चार कारण है। दो कारण क्या हो सकते हैं, हमने देखना है कि हमारा कारण क्या है, एनालिसिस। और वो करने के बाद इंटरप्रिटेशन कि हमारी कम क्यों हुई है, कहीं हमारा प्रॉफिट तो नहीं कम, या कहीं हमारी कैपिटल इंप्लॉयड तो नहीं ज्यादा। तो उसके हिसाब से हमने जो है इंटरप्रिटेशन कर लेनी है, मीन्स वो स्टेप्स लेने हैं सो दैट कि आगे से वो डेफिशिएंसी बिजनेस में ना हो। ठीक। देन 2.5 पेज नंबर पे ही है आपका पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस of financial analysis. Why do we conduct financial analysis? What is the importance of conducting financial analysis? इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस और द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस की। प्रॉफिटेबिलिटी वी कैन जज बाय मेकिंग फाइनेंशियल एनालिसिस। यहाँ हमने बात करी, जीपी रेशियो फाइंड करी, प्रॉफिटेबिलिटी बता रही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करी, प्रॉफिटेबिलिटी बता रही है। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। ऑल दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या अर्निंग कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेकिंग अ financial analysis. Then second is assessing the managerial efficiency. We can assess the level of managerial efficiency. To what extent our managers are efficient. अगर बिजनेस ग्रोइंग स्टेज में है, ग्रोइंग स्टेज मीन बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, सर्वाइव भी कर रहा है, प्रॉफिट्स भी अर्न कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है, इट मीन्स आवर मैनेजर्स आर एफिशिएंट, है ना? चला हमें कहाँ से पता, हमने रेशियोज कैलकुलेट करी, डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करी, हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स तैयार करी। हमने देखा कि हमारी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में हमारी सेल इंक्रीज हो रही है इतने परसेंट के साथ, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है इतने परसेंट के साथ। हमने अपनी करंट रेशियो इंक्रीज अपने देखी, हमने अपना कैश फ्लो जो था वो मिलाया, सब कुछ जो है हमारा वो पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स कि यार मैनेजर्स आर एफिशिएंट। अगर सारा कुछ चीजें नेगेटिव जानी शुरू हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारी कम होनी शुरू हो जाए, पोजीशन हमारी डाउन होनी शुरू हो जाए, मार्केट शेयर हमारा कम हो जाए, इट मीन्स हमारे मैनेजर जो है वो इनएफिशिएंट है, वो काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। सो फाइनेंशियल एनालिसिस जो है इट विल हेल्प द business in knowing the in assessing the efficiency of the managers. Then third is assessing the short term and long term solvency of the business. शॉर्ट टर्म सोलवेंसी के लिए हम क्या करते हैं, मैं रेशियोज की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म सोलवेंसी के लिए हम क्या करते हैं, करंट रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो मींस वी कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो। और सोलवेंसी रेशियोज के लिए हम क्या करते हैं, सोलवेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म सोलवेंसी के लिए, लॉन्ग टर्म सोलवेंसी सॉल्वेंसी रेशियो, सोलवेंसी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो होगी, टोटल एसेट्स टू डेट होगी, प्रोप्राइटरी होगी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगी। ठीक, हम बेसिकली ये रेशियोज वाला पॉइंट है कि हम शॉर्ट टर्म सोलवेंसी और लॉन्ग टर्म सोलवेंसी बिजनेस की वी कैन कैलकुलेट इफ वी डू अ प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देन इज इंटरफर्म कंपैरिजन, हम कर सकते हैं अपनी फर्म को दूसरे की फर्म के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। हमने अभी भी किया, ये एग्जांपल फिर दोबारा आ सकती है यहाँ पे सैमसंग एलजी वाली। Then have forecasting and preparing budgets. We can prepare budget, we can forecast the things अगर हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमने कहा एनालिसिस कर रहे हैं, 18 में हमारी सेल 10 लाख की, 19 में 12 लाख की होगी, 20 में 15 लाख की, 21 में 20 लाख की। What will be the estimated sale in the year 2022?
What will be the estimated figures of sales? काव्य एक मिनट बताता हूँ. What will be the estimated figure of sale based on the data of previous 4 years? 10 lakh, 12 lakh, 15 lakh, 20 lakh. अगले साल में 2022 में कितनी सेल होगी? एनीबडी? एक बात तो क्लियर है कि 20 लाख से ज्यादा होगी. 27 लाख, बिल्कुल ठीक है आपकी बात. एस्टिमेटेड है. Now why it is not less than 20 lakh? Ketan? sir, because trend is increasing. Trend is increasing. 10, 12, 15, 20. Why you have not answered 25 lakhs, Ketan? Because it is increasing at increasing rate. Very good answer. It is increasing and that too at increasing rate. आप यहाँ देखिए कितना बड़ा 2 lakh, यहाँ कितना बड़ा 3 lakh, यहाँ कितना बड़ा 5 lakh. It means कम से कम 5 लाख तो 6 लाख तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. It can be 6 lakh increase, it can be 7 lakh increase, it can be 8 lakh increase. मीन्स आराम से 27-28 लाख रुपया तो हमारी सेल होनी ही होगी. फोरकास्टिंग हो गई. इसके हिसाब से अब बजट बनेगा, इसके हिसाब से हम पैसे इकट्ठा करेंगे, इसके हिसाब से हम सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे. बिकॉज वी नो कि अगर नॉर्मल कंडीशंस रही तो हमारी सेल 27 लाख की होनी है. हमने इतना हमें सामान चाहिए, उसके हिसाब से मशीनरी चाहिए, इतना हमें पैसा चाहिए, इतने हमें लेबर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, उसके हिसाब से हम जो प्लान करेंगे. बिकॉज वी नो ये कुछ हो रहा है. ट्रेंड भी इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीजिंग ट्रेंड. समझ आ रही है बात? ठीक है. तो इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग आल्सो. देन है आपका एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये कॉमन पर्सन के लिए अपने डाटा को अंडरस्टैंडेबल बना देती है. हमने एक 11th में फीचर्स करे थे, क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. Everybody can't be expert in reading the balance sheets, है ना, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट. उसको तो बिकॉज एवरी यूजर ऑफ आर विल नॉट बी कॉमर्स पर्सन. तो हमारे पास कस्टमर आ रहा है, बिल्कुल भी कॉमर्स का होगा कि हम उसको गुड्स ही नहीं बेचेंगे, उसने कॉमर्स नहीं पढ़ी हुई है, पहले कॉमर्स पढ़ के आओ फिर गुड्स बेचेंगे आपको. आपको तो हमारी बैलेंस शीट देखनी नहीं आती. हम कह सकते हैं कोई इन्वेस्टर हो, उसको कॉमर्स का ना पता हो, कहता मैंने पैसे लगाने आपके बिजनेस में. नहीं पहले तुम 11th 12th करके आओ, उसके बाद हमारे पास ये करेंगे. ये थोड़ी होगा, है ना. तो उसको नहीं पढ़ने पाएंगे हम तो खुद अपना डाटा जो है इसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में करेंगे सो दैट कॉमन पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट. कॉमन पर्सन उसको रेशियोस निकाल के दे दो. जीपी रेशियो या डी रेशियो तो 3% है, अब 16% हो गई है, आगे इतने चांसेस है, हम ये करेंगे, उसे एक्सप्लेन कर दो. एक कॉमन पर्सन उसके लिए ये चीजें ना हो, उसके लिए एक मतलब या तो बार ग्राफ्स हो, है ना. अगर इस चीज को हम अदरवाइज ये भी प्रेजेंटेबल फॉर्म नहीं है, या फिर इसको हम बार ग्राफ में दिखा देते हैं. एक साल हमारी इतनी सेल थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हो गई, अगले साल इतनी है, अब इतनी है. वो अपने आप देख लेगा ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है. It should be presented in a presentable form, in an understandable form. It is the idea of the accounting only, because everybody is not that commerce person. जो हमारे यूजर्स रहेंगे, लैंडर्स रहेंगे, हमारे इन्वेस्टर्स रहेंगे, एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर्स हैं. तो हमारी ड्यूटी है कि हम उनको जो है इसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में डाटा को दें. ठीक. So this is about the objectives of financial analysis. Then is uses of financial statements. हाँ जी काव्या, हाँ जी आपने हैंड रेज किया था बेटा, बोलिए. इंटरफर्म कंपैरिजन में क्लास लाइन लिखी है, इफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आर टू बी कंसीडर्ड. इसका मतलब क्या है? इंटरफर्म पे नंबर बोलना बेटा. 2.5 पे ओके जी. It helps an enterprise in assessing its own performance as well as that of others if mergers and acquisitions are to be considered. Mergers and acquisition mean जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज कर ले. मर्जर मीन जब दो बिजनेसेस मर्ज हो जाए. सपोज दो बिजनेसेस थे, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड. एक्विजिशन, परचेज, दैट बी लिमिटेड को ए ने परचेज कर लिया. नाउ बी लिमिटेड की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बी लिमिटेड ए लिमिटेड के अंडर आ गई. कंपनी चलेगी बी लिमिटेड का, ए लिमिटेड होगी. एक है मर्जी है एक्विजिशन परचेज, एक है मर्जर. मर्जर क्या है? ए लिमिटेड अलग थी, बी लिमिटेड अलग थी, अब वो बन गई है ए लिमिटेड. दिस इज मर्जर. क्योंकि हम अगर हमने किसी का बिजनेस परचेज करना है या किसी बिजनेस के साथ हमें मर्ज करना है
तो हमें उसका डाटा चाहिए होगा, हमें उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा, हमें उसकी सारी फिगर्स हमें चाहिए होंगी, हमें उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, तब होगा। ठीक है, आई होप काफी आई एम क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यूजेस में फर्स्ट पॉइंट है आपका सिक्योरिटीज एनालिसिस। सिक्योरिटीज एनालिसिस क्या है कि जिन्होंने पैसा हमारे सिक्योरिटीज, जहाँ शेयर डिवेंचर्स की बात हो, जिन्होंने पैसा जो है वो लगाया हुआ है, वो पैसा उनका सही जगह लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, उसका एनालिसिस करना कि उनका पैसा सिक्योर्ड भी है कि नहीं है। ठीक है। सेकंड है क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस मीन उन्होंने ये एनालिसिस करना है, जिन्होंने हमें क्रेडिट पे सामान देना है, कि वेदर द material should be given to the person or the business on credit terms or not, whether this money is safe or not. Then is debt analysis. Debt analysis जो है फॉर्म करती है to know the borrowing capacity, whether I am able to borrow the money or not. Debt analysis. Then is dividend decision. Dividend decision the firms are made on the basis of cash availability. कितना कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, कितना प्रॉफिट हमें हुआ है, उस प्रॉफिट में से कितना हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये सारा कुछ कैश कहाँ से आ रहा है, डिविडेंड पिछला अगला कहाँ से चल रहा है पता, प्रॉफिट्स कहाँ से चल रहे हैं पता, स्टेटमेंट्स से हमें, स्टेटमेंट ऑफ P&L से या हमें बैलेंस शीट चल रहे हैं पता, हम उसको हम एनालाइज करेंगे, देन ओनली वी विल बी इन अ पोजीशन टू डिक्लेयर द डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए पहले प्रॉफिट होना चाहिए, फिर अपने पास कैश भी होना चाहिए, बिकॉज कैश होना। एंड लास्ट इज जनरल बिजनेस एनालिसिस। एक जनरल व्यू लेना हो बिजनेस का, जनरल, वो तो स्पेसिफिक थे ना सारे, कोई क्रेडिटर्स कर रहे थे, कोई कोई अपने बिजनेसमैन खुद कर रहा है, डिविडेंड के लिए कर रहा है, जनरल बिजनेस का व्यू हो। तो जनरल बिजनेस के व्यू के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस ही है जो हम करेंगे, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे अभी, सेल लास्ट कितनी, हमने क्या कहा, ट्रेंड इज इंक्रीजिंग। जनरल बिजनेस में यही फिगर्स में प्रॉफिट की ले लो, प्रॉफिट पहले इतना बढ़ गया, फिर बढ़ गया, ट्रेंड इज इंक्रीजिंग। एक जनरल व्यू देने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है, इट विल हेल्प इन दिस आल्सो। एंड देन है आपका इसी में ही पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये सेम पार्टीज है जो हमने 11th में करी। यदि मैं लेता हूँ बेटा आपका 2 मिनट है ना, ये सेम पार्टीज हैं जो हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अपने इंटरेस्टेड पार्टी लास्ट ईयर ली थी, मैनेजमेंट है, ओनर्स है, बैंकर्स है, गवर्नमेंट। सेम पॉइंट पढ़ लोगे अपने, इसको पढ़ोगे, इसको इसके डाउट्स हम कल करेंगे डिस्कस, पॉइंट सेम है। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर वही जो आपने 11th में करी थी। रीजन क्या है उसका, क्यों ऐसा है, पहले हुई अकाउंटिंग अकाउंटिंग की लिमिटेशंस थी कुछ, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है, ये पोस्टमार्टम कर देती है, साल के बाद होती है, ये नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट जो है वो रिपोर्ट नहीं करती है, विंडो ड्रेसिंग होती है, फलाना है टमकाना है, आए सारी आई अकाउंटिंग की लिमिटेशन। अकाउंटिंग से ही बनी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिमिटेशन अकाउंटिंग की थी वही लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हो गई, क्योंकि बनी वहां से अकाउंटिंग से रही है। एम आई क्लियर? ऐसा ही है क्या, है ना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हो रहा है फाइनेंशियल एनालिसिस, उसी से ही हो रहा है। तो जो इसकी लिमिटेशंस थी वो एनालिसिस की लिमिटेशंस बन गई। मींस व्हाटएवर द लिमिटेशंस वर देयर ऑफ अकाउंटिंग इन क्लास 11, सेम लिमिटेशंस आर देयर ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, बिकॉज तैयार ही वहां से हो रखा है। अगर हमारा रॉ डाटा जो है, जो उसकी लिमिटेशंस है, आगे हम जो भी कर रहे हैं उसकी भी लिमिटेशंस रहनी ही है, रहेंगी। तो सेम लिमिटेशन, लास्ट वाले 2 टॉपिक्स आपके 11th क्लास वाले ही है, एक पार्टीज वाला और एक लिमिटेशन वाला। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है जो आपको इस टर्म में भी आएगा और वैसे भी आपका। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बोर्ड के हिसाब से 20 मार्क्स का सिलेबस, 1/4 सिलेबस खत्म हो चुका है। बिकॉज जो ये बुक है, ये वाली जो हम कर रहे थे, ये बुक 20 मार्क्स की है। इसमें से पहले 4 चैप्टर जो आने हैं वो आपके 12 मार्क्स के आने हैं, और जो आपको लास्ट वाला चैप्टर करवाया है कैश फ्लो वाला, वो 8 मार्क्स का है। 8 में 2 1 मार्क और 1 6 मार्क का। इस बुक में से एक ही 6 मार्कर आएगा जो कैश फ्लो का होगा। अब वैसे ही मैंने यहाँ डाला हुआ है आपके इसमें प्रैक्टिस असाइनमेंट में और वीडियो में 6 मार्क्स के डाला हुआ है, सो दैट कि आपको आदत पड़ जाए उस चीज़ की।
ठीक है, आपका सिलेबस जो है PT1 का भी ओवर है। पॉइंट्स जो रहेंगे आपके किसी भी चैप्टर के, कल परसों में डिस्कस करेंगे जितना टाइम हमारे पास है एग्जाम से पहले। और सिलेबस आपका जो है वो 1/4 सिलेबस आपका 20 मार्क्स का ओवर। ठीक है, यस अदिति।